दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपका चैप्टर जो स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है स्थायी बंदोबस्त। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी क्लियर करवा दूँगी मैं आपको। ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसकी एक इमेज आपको अपने दिमाग में बनाते चलना, जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊँगी वैसे वैसे। और लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा रिकैप भी दूंगी इसके बारे में कि हमने क्या क्या पढ़ा, एक समरी टाइप, बिल्कुल छोटा सा 3-4 मिनट का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ठीक है, उसने इतने अच्छे प्रशासनिक कार्य किए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कि उसका जो शासनकाल जो है वो हमेशा याद किया जाता है। उसने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान न देकर आंतरिक सुधारों की ओर विशेष ध्यान दिया। मतलब उसने क्या किया था, उसने साम्राज्य का विस्तार की ओर ध्यान नहीं दिया। उसका मानना क्या था कि अगर हम अपने किसी राष्ट्र के आंतरिक कार्यों की ओर ध्यान देंगे तो हमारा राष्ट्र अपने आप तरक्की करने लगेगा। उसने कंपनी की सेवा, लगान व्यवस्था, न्याय और व्यापार संबंधी अनेक सुधार किए। ठीक है, कॉर्नवालिस का सबसे महत्वपूर्ण सुधार राजस्व एवं उसकी वसूली का प्रबंधन करना। राजस्व क्या होता है? राजस्व एक कर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं, राजस्व बोल सकते हैं, लगान बोल सकते हैं। अभी तक कंपनी वार्षिक ठेका के आधार पर लगान वसूलती थी। यानी क्या करती थी कंपनी, एक वर्ष में वार्षिक यानी कि एक वर्ष में लगान जो था उसको निर्धारित कर देती थी और एक वर्ष में ही लगान को क्या करती थी, वसूलती थी। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को जमीन दी जाती थी। पहले क्या होते थे, ठेकेदार होते थे। ठेकेदार क्या करते थे, जो जमीन का टुकड़ा उस पर क्या करते थे, बोली लगाते थे। जो ज़्यादा बोली लगाता था उसी को जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। इससे कंपनी और किसान दोनों को परेशानी होती थी। कंपनी को भी परेशानी होती थी और किसान को भी परेशानी होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वो ठेकेदार क्या करते थे, अपना मनचाही बोली लगाकर अपना मनचाही कर लगाते थे, जिससे कंपनी और जो किसान है दोनों के बीच क्या रहती थी, अनबन रहती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के आधार पर जमींदार भूमि के स्वामी बना दिए गए। अब किसको बना दिया गया भूमि के जमींदारी, भूमि का स्वामी जमींदार को, क्योंकि ठेकेदार तो अब खत्म ही हो गया। तो अब भूमि का स्वामी कौन बन गया, जमींदार बन गया था। जब तक जमींदार सरकार को निश्चित लगान देते रहते थे तब तक भूमि पर उनका अधिकार सुरक्षित रहता था। लगान नहीं देने की स्थिति में उन्हें अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। वंचित यानी कि क्या कर दिया जाता था, जमींदार क्या करते थे, किसान से लगान लेते थे और ब्रिटिश शासन को दे देते थे। ठीक है, उस समय ब्रिटिश शासन नहीं था, उस समय क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो जमींदार क्या था, एक बीच में काम करता था, बिचौलिए का काम करता था, किसान से लगान लेता था और कंपनी को दे देता था। ठीक है, सरकार के साथ किसान का कोई संबंध नहीं था। सरकार के साथ किसान का कोई लेना देना नहीं था। वो जाने तो किसको जानते थे, सिर्फ जमींदार को जानते थे। स्थायी बंदोबस्त के जरिए कॉर्नवालिस भारत में जमींदार वर्ग को एक शक्तिशाली वर्ग बनाना चाहता था। क्यों बनाना चाहता था उसको एक शक्तिशाली वर्ग? क्योंकि वो चाहता था कि मैं ये, अगर मेरे को मुसीबत आए तो ये जमींदार वर्ग मेरा क्या करे, सहयोग दिए। जमींदार वर्ग कौन होता था? उस टाइम के जो सबसे अमीर आदमी होते थे, जो गांव के अमीर आदमी थे, उसको जमींदार कहा जाता था। ठीक है, जो अंग्रेज का हित चिंतक कर रहे थे। लगान की रकम निश्चित कर देने से अंग्रेज अधिकारी भी प्रतिवर्ष लगान वसूलने के झंझट से मुक्त हो गए थे। लगान वसूलने के झंझट से क्या हो गए थे, मुक्त हो गए थे। यानी कि क्या हो गया था, पहले क्या होता था, एक साल में एक बार ही लगान को क्या कर दिया जाता था, स्थायी कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब क्या था भैया, अब था स्थायी बंदोबस्त थे, जमींदार को लाभ। जो स्थायी बंदोबस्त था उससे जमींदार को क्या लाभ हुआ भाई, जमींदार को तो लाभ ही लाभ हुआ। नुकसान किसको हुआ, किसान को हुआ था नुकसान। तो स्थायी बंदोबस्त से सबसे ज़्यादा लाभ जमींदार को
हुआ, वे जमीन के वास्तविक स्वामी बन गए। यानी जमीन का जितना भी जो स्वामी था किसके अंडर में आता था, वो जमींदार के, वे जमीन के वास्तविक स्वामी बन गए और इनका ये अधिकार वंशानुगत हो गया। वंशानुगत क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि पहले दादाजी का था, उसके बाद पिताजी की जमीन आई, उसके बाद उसके बेटे की जमीन हो गई, तो वंशानुगत अधिकार हो गया। यह वर्ग भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ मजबूत करने में सहयोग करने लगे। ठीक है, जो ये वर्ग था जमींदार वर्ग, वो क्या चाहता था कि ब्रिटिश साम्राज्य तो बहुत अच्छा है, वो उसने तो हमको भूमि का स्वामी बना दिया, तो हम क्या करेंगे, अब अपने भारत में उसकी जड़ों को क्या करेंगे, मजबूत बनाने में सहयोग देंगे। दूसरी ओर भूमि पर स्थायी स्वामित्व हो जाने से वे कृषि विकास के कार्य में रुचि लेने लगे। अब भाई भूमि के स्वामी हो गए, जिसके कारण क्या चाहते थे, वे चाहते थे कि अब धीरे धीरे क्या हो, उत्पादन बढ़े। उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, उनको भी कर ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि होने लगी। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि होने से जमींदारों को अधिक लाभ प्राप्त होने लगा। अब उत्पादन में वृद्धि होने लगी तो भाई जमींदारों को अधिक लाभ प्राप्त होने लगा। कंपनी को भी प्रतिवर्ष एक निश्चित आय की प्राप्ति होने लगी। प्रतिवर्ष एक निश्चित आय की प्राप्ति होने लगी थी। वह बार बार लगान निर्धारित करने तथा वसूलने के झंझट से मुक्त होकर अपना ध्यान प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने में लगाया। यानी कि अब क्या था भाई, अब धीरे धीरे क्या हो गया था, कर जो था वो निश्चित कर दिया गया था। उसी को तो स्थायी बोलते हैं, नाम से ही आप समझ लीजिए, स्थायी बंदोबस्त, यानी कि एक तरह से स्थायी कर दिया गया था कर। अब क्या है, स्थायी बंदोबस्त के बुरे परिणाम। अभी जिस तरफ जो है जमींदार वर्ग को फायदा हुआ, लेकिन इसके बुरे परिणाम भी हुए। किस पे हुए बुरे परिणाम, इसके बुरे परिणाम हुए थे किसानों पर। स्थायी बंदोबस्त जमींदार और कंपनी के बीच समझौता था भाई, जमींदार और कंपनी के बीच समझौता था, और किसान को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया, क्योंकि वो मन चाहे अपना मर्जी का कर लगाने लगे थे किसानों पर। जमींदार किसानों का बेरहमी से शोषण करने लगे। किसानों से भेंट और उपहार लिया जाने लगा। किसानों का जमीन पर कोई अधिकार नहीं रहा था, सारा अधिकार किसका था, जमींदारों का। ठीक है, वे सिर्फ जमीन पर कार्य करते थे, मजदूरों की तरह कार्य करते थे। किसान नाम नाम के किसान थे वे सिर्फ जमीन पर कार्य करते थे। इस नई व्यवस्था के कारण किसान दिनों दिन गरीब होते चले गए। गरीब किसान को अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए रक्षा के लिए कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं था। क्यों, क्योंकि खुद ब्रिटिश साम्राज्य किसके पक्ष में था, जमींदार के पक्ष में था। तो अब भाई वो ले तो किससे ले, अपने कानूनी संरक्षण, कानून भी उन्हीं की तरफ था। समाज में आर्थिक शोषण और सामाजिक विषमताओं की खाई बढ़ती चली गई थी। जमींदार अमीर होते चले गए थे और किसान और गरीब से गरीब होता चला गया था। उसकी स्थिति क्या हो गई थी, दिन पर दिन खराब होती चली गई थी उसकी स्थिति। अब जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक रिकैप दूंगी आपको, यानी कि एक मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको, अब मैं इसका रिकैप दूंगी आपको। ठीक है, देखो, एक तरफ थे अंग्रेज जिनके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता था। फिर थे ठेकेदार, जमींदार और किसान। ये चार ही ऐसी चीज़ें जिनके इर्द गिर्द पूरी स्थायी बंदोबस्त घूमती है। ठीक है, अब क्या हो गया, तभी जब तक स्थायी बंदोबस्त नहीं लगता था तभी तक सारा जो काम था वो कौन करते थे, ठेकेदार करते थे। अब ठेकेदार का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, क्योंकि अब 1793 ईस्वी में क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था, स्थायी बंदोबस्त अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू कर दिया था 1793। अब केवल बात जमींदार और किसान के बीच थी। अंग्रेज क्या चाहते थे भाई, ये जमींदार वर्ग जो क्या होता था, भूमि का जो स्वामी माना जाता था, क्योंकि ये क्या होता था, एक अमीर वर्ग होता था गांव का। तो किस अंग्रेज क्या चाहते थे कि जमींदार वर्ग को शक्तिशाली बना दिया जाए और किसान इनके गुलाम बनकर रह जाए, ताकि अगर हमें मुसीबत पड़े तो जमींदार हमारा क्या करे, सहयोग करे। तो जमींदार क्या करते थे, कड़ी का काम करते थे अंग्रेज और किसान के बीच। अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया था भैया, अपना कर था जो स्थायी बंदोबस्त, जो लगान था, जो टैक्स था, वो निश्चित कर दिया था। लेकिन जमींदार क्या करते थे, बीच में कर को क्या कर देते थे, बढ़ा देते थे, इधर से बढ़ा हुआ कर लेते थे और उनको निश्चित कर देते थे। तो इनको क्या होता था, बचत होती थी एक तरह से। तो किसान क्या बन गए थे, गुलाम के रूप में क्या हो गए थे। जमींदार जो था सबसे शक्तिशाली था और ये क्या हो गए थे, बिल्कुल एक गुलाम बन के रह गए थे जमींदारों के, जिससे क्या हो गया था, ये दिन पे दिन अमीर होते चले गए और दिन पे दिन गरीब होते चले गए। ये था स्थायी बंदोबस्त। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।